नमस्कार, मैं अनिल कुमार फ्रॉम महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। Today we will discuss a very important topic from HRM, recruitment, meaning and sources of recruitment. Let's start. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, बिकॉज हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो अलग अलग वे में हो सकते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, लेकिन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए टू अचीव द टारगेट्स एक अच्छे कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। और अच्छे कर्मचारियों की जो प्राप्ति होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा हो सकती है। आज इसी संदर्भ में हम लोग रिक्रूटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आमतौर पर एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो हैं एक एम्प्लॉयमेंट और भर्ती दोनों को, जो मतलब है दोनों का, वो एक ही वे में लेते हैं। यानी हम लोग ये मानते हैं कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्शन पा लेता है, वो सिलेक्ट हो जाता है, इट इज अपॉइंटेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका मतलब हम उसको भर्ती प्रक्रिया से जोड़ देते हैं कि वो भर्ती होना, इसका मतलब रोजगार को पाना होता है। लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ द एचआरएम एंड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, इट्स डिफर फ्रॉम द सिलेक्शन, बिकॉज रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने पद खाली हैं, और दूसरा हम लोग में इसी संदर्भ में ये भी देखते हैं कि किस एलिजिबिलिटी के, किस क्वालिफिकेशन के पर्सन्स की हम लोगों को अपनी संस्था के लिए जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर प्लानिंग की जाती है, तो उसके अंदर दो बातों का स्पेशली ध्यान रखा जाता है। नंबर एक, क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉय, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, एंड द क्वांटिटी, नंबर कितने चाहिए आप लोगों को कर्मचारियों के लिए, और दूसरा आप लोगों को किस क्वालिटी के, यानी किस एलिजिबिलिटी के आदमियों की जरूरत होती है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी संस्था के अंदर जब पद खाली होते हैं, तो कोई भी संस्था या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब उन पदों को भरने के लिए इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज को जब इन्फॉर्म करती है, और लोग यानी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो होते हैं, जो आपकी संस्था में काम करना चाहते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, जब वो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस जॉब को पाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसको भर्ती प्रक्रिया बोला जाता है। बिल्कुल आप लोग ये एक लाइन में ये कह सकते हैं कि जब कोई भी संस्था अपने यहाँ पे खाली पड़े पदों के लिए जब विज्ञापन करती है और लोगों को आमंत्रित करती है, लोगों को इनवाइट करती है कि ज्यादा से ज्यादा जो एप्लीकेंट है वो वहाँ अपनी उनकी संस्था के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सके, तो इसको भर्ती प्रक्रिया बोला जाता है। भर्ती प्रक्रिया का दूसरा मीनिंग ये भी होता है, जब खाली पड़े पदों के लिए यानी खाली पड़ी वैकेंसीज के लिए वी आर अट्रैक्टिव एंड मोटिवेट द जॉब सीकर पीपल टू इनवाइट टू अप्लाई इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भर्ती प्रक्रिया जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। मैं इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए मानता हूँ क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स को इनवाइट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज की सर्च करते हैं, चाहे वो हमारे इंटरनल सोर्सेज से हम लोग करें और चाहे हम लोग अपने बाह्य सोर्सेज से उन लोगों को मोटिवेट और अट्रैक्ट करें हमारे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। एक चयन यानी सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप अपने कर्मचारी को एलिमिनेट करते हो, जिन जो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है, तो वहां पर आप उनको एलिमिनेट करते हो। सो सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस, बट रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव बिकॉज वी अट्रैक्टिव एंड मोटिवेट मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एडविन फिलिप्पो के अकॉर्डिंग, recruitment is the process of searching for prospective employee and stimulating them to apply for the job in our business organization. It means that prospective employees means at present the people are not your employee, but if they fulfill their criteria, they fulfill your selection process, तो वो आपकी इन फ्यूचर में आपकी संस्था के लिए रेगुलर एम्प्लॉय बन सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी भर्ती प्रक्रिया होती है, जो सिलेक्शन, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारी होती है, वो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों से की जा सकती है। तो तभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि जब आप लोगों को अपनी संस्था के अंदर खाली पड़े पदों की जानकारी जो है वो इंटरनल सोर्सेज को भी प्रोवाइड करवाते हो और एक्सटर्नल सोर्सेज को भी जब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको भर्ती प्रक्रिया बोला जाता है। नाउ नीड ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं,
हम 3 स्टेप्स इसके लेते हैं। नंबर 1 प्लान, नंबर 2 एंटिसिपेटेड और नंबर 2 अनएक्सपेक्टेड। प्लान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या नंबर, जैसा स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे कि एचआर प्लानिंग क्या है। एचआर प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग ये देखते हैं कि एट प्रेजेंट में हमारे पास कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर हमें कितने कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। तो जब इस प्रक्रिया को हम प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ फॉलो करते हैं तो इसको प्लान रिक्रूटमेंट नीड बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों को ये पता होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में और एक गिवन टाइम में आप लोगों के पास कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड रिटायरमेंट कितने अगले साल तक रिटायरमेंट को चले जाएंगे बहुत सारे लोग। तो आपके पास ये नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके यहाँ एट प्रेजेंट में 50 कर्मचारी जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, उसमें से आपको ये पता है कि एंड ऑफ द ईयर और इन मिड ऑफ द ईयर आपके 20 एम्प्लॉय जो हैं वो रिटायरमेंट के लिए चले जाएंगे या उनकी रिटायरमेंट टेन्योर पूरा हो जाता है। तो आपको ये पता है कि 20 कर्मचारी हैं जो आपकी गिवन ईयर में छोड़कर चले जाएंगे। तो ये प्लान प्रक्रिया है। आपको पता है कि मिड ईयर में एंड ऑफ द ईयर में आपको 20 और नई रिक्रूटी को आप सिलेक्ट करोगे। एंटिसिपेटेड के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती है। एंटिसिपेटेड नीड के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर एक प्रकार का रिसर्च करते हैं, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और जब हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनली और एक्सटर्नली वैसे कोई रिसर्च अडॉप्ट करते हैं या उनका कोई एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आने से या किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंज होने से हमें कितने कर्मचारी की और ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। तो किसी भी प्रकार का सर्वे करने से या किसी प्रकार का एनालिसिस करने से या किसी प्रकार का विश्लेषण करने से अगर आपको कर्मचारियों की जरूरत महसूस होती है और आपको नए रिक्रूटीज को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं एंटिसिपेटेड नीड। अनएक्सपेक्टेड नीड का मतलब होता है कि कंटीजेंसी कुछ क्रिएट हो जाना, एक्सीडेंटली कुछ हो जाना। फॉर एग्जाम्पल किसी कर्मचारी की डेथ हो जाना या कोई कर्मचारी बीच में अचानक से छोड़ के चला जाए, तो कुछ ऐसे रीजन हो जाना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट की जाती है तो उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड नीड। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो 3 स्टेप्स हमारे होते हैं जो जरूर हम कैसे पूरी करते हैं। नंबर 1 प्लान, इसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है, पहले ही हमारे पास हर एक कर्मचारी का रिकॉर्ड होता है। एंटिसिपेटेड होता है जब हम विश्लेषण करते हैं किसी भी बात का, एनालिसिस करते हैं। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है इंसिडेंटली को कंटीजेंसी कुछ क्रिएट हो जाना, कोई ऐसी घटना घट जाना कि जिसकी आपको भी उम्मीद नहीं थी और अचानक से अगर आपकी कोई पद खाली हो जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू रिक्रूटिंग प्रोसेस यू विल स्टार्ट। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती के स्रोत कौन कौन से होते हैं। एट स्टार्टिंग आई टोल्ड यू कि हम जो भर्ती प्रक्रिया है, जो भर्ती के लिए यानी हमारी संस्था के अंदर खाली पड़े पदों के लिए 2 प्रकार से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, 2 प्रकार के सोर्सेज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। नंबर 1 इंटरनल सोर्सेज और नंबर 2 हमारे होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द sources of recruitment. As you seen in the pictures that promotion, retirement, former employee transfer. Let's explain to everybody. Internal sources of recruitment. First of all, promotion. प्रमोशन वो प्रक्रिया होती है जब किसी भी कर्मचारी की वर्तमान पोजीशन यानी एट प्रेजेंट पोजीशन में जब कोई कर्मचारी काम कर रहा है, उस पोजीशन से उसको अपग्रेड किया जाता है। अपग्रेड इन द सेंस नंबर 1 मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, नंबर 2 अथॉरिटी एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जब किसी भी कर्मचारी की पहले की मुकाबले में आप लोग कह सकते हैं कि उसका पद बढ़ जाता है। पद बढ़ने से क्या होता है कि उसको मॉनेटरी बेनिफिट यानी उसकी सैलरी, उसकी पे बढ़ जाती है, उसको दूसरे अलाउंसेस में इंक्रीज हो जाता है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल सकते हैं, जैसे हाउस फैसिलिटी मिल जाए, मेडिकल फैसिलिटी का मिलना होता है और कोई सोशल सिक्योरिटी के रूप में उसको फैसिलिटी मिल जाए। और इसी के साथ में जैसे ही किसी कर्मचारी की प्रेजेंट पोजीशन में अपग्रेडेशन होता है, इंक्रीज होती है, तो अथॉरिटी बढ़ती है और अथॉरिटी के साथ साथ किसी भी कर्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जहां तक प्रमोशन की बात है, हमारे यहाँ पर 3 मेन मेथड्स होते हैं प्रमोट करने के किसी भी कर्मचारी को। नंबर 1 सीनियरिटी बेसिस, नंबर 2 मेरिट बेसिस और नंबर 3 सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियरिटी। जैसे नाम से पता लग रहा है कि सीनियरिटी, इट मीन दैट टाइम बेस्ड आप लोग कह सकते हो। इसके अंतर्गत किसी भी कर्मचारी की जो भर्ती जो प्रमोशन होता है वो किया जाता है टाइम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी पद को पाने के लिए आपको 8 इयर्स सर्विस यू हैव टू बी कंप्लीट
और जैसे ही आपके 8 साल किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट होते हैं, आपको प्रमोट कर दिया जाता है। दूसरा है मेरिट बेस्ड। इसके अंतर्गत संस्थाएं जो होती हैं वो कोई स्टेट गवर्नमेंट या खुद का बनाया हुआ क्राइटेरिया फॉलो करती हैं, और अगर आप उस क्राइटेरिया को या उस मेरिट को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, तो आपकी प्रमोशन उस पद के लिए हो जाती है। तीसरा है सीनियोरिटी कम मेरिट बेस्ड। इसके अंतर्गत मेरिट को भी ध्यान में रखा जाता है और साथ में टाइम को भी ध्यान में रखा जाता है कि आपको मिनिमम इतना टाइम जॉब करना पड़ेगा। जैसे ही वो टाइम टेन्योर वो पूरा होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी का, इसके बाद आपकी मेरिट देखी जाती है, वर्क परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब इंटरनल सोर्सेज के रूप में रिक्रूटमेंट के अंतर्गत प्रमोशन को जब हम यूज करते हैं तो ये हायर पोजीशन के लिए होता है, क्योंकि लो पोजीशन में प्रमोशन नहीं होती। तो इसलिए जब भी किसी हायर अथॉरिटी या हायर पदों पर हम लोगों को, कर्मचारियों को लगाना होता है, तो प्रमोशन एक ऐसा टूल है जब आप इंटरनल सोर्सेज के द्वारा वो पद भर सकते हैं। अगला है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी कर्मचारी अपना एक टेन्योर एज के हिसाब से या ड्यूरेशन ऑफ जॉब कंप्लीट कर लेता है तो उसको जॉब से रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब नंबर एक, आपकी संस्था को उस प्रकार की एलिजिबिलिटी का आदमी मार्केट में ना मिलना, और नंबर दो, अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है या यूजफुलनेस जो है अभी भी उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा है, और उनको लगता है कि आपका संस्था से जाना वो आपकी कंपनी या आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस केस में जो आपकी रिटायरमेंट एज होती है उसमें एक्सटेंशन प्रोवाइड हो जाता है। तो इस ये भी एक इंटरनल सोर्सेज है आपकी रिक्रूटमेंट का। फॉर्मल एम्प्लॉइज। फॉर्मल एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो आपकी संस्था को छोड़कर जा चुके हैं, रिटायरमेंट एज कंप्लीट हो जाना या किसी और वजह से भी वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। बट इफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थॉट दैट दे आर वेरी यूजफुल, दे आर वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, तो वो आपको वापस भी जॉब पर बुला सकते हैं। वो आपको हायर वेजेस प्रोवाइड कराएं, किसी प्रकार का इंसेंटिव वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप अपने पुराने कर्मचारियों से अपनी संस्था के खाली पड़े पदों को भरते हैं तो ये भी एक इंटरनल सोर्सेज है आपकी रिक्रूटमेंट का। तीसरा है अगला है ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स दैट नंबर एक, डिपार्टमेंटल लेवल ट्रांसफर यू कैन से। डिपार्टमेंट लेवल ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर आप लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपकी जो बिजनेस यूनिट है वो अलग अलग है। नंबर एक दूसरे शहर में हो सकती है, तो आपकी बिजनेस एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर अगर आप अपने कर्मचारियों को पोस्ट पे भरते हैं, वहां पर खाली पड़े पदों के लिए भरा जाता है, तो उसको भी एक इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट माना जाता है। इंटरनल एडवर्टीजमेंट। इंटरनल एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि जब आप कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि अपनी गिवन वैकेंट पोस्ट की जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब आप उनको प्रोवाइड करवाते हैं तो सर्कुलेट करते हैं किसी प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन, तो कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी मिलती है, दे अप्लाइड या वो इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। तो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हायर पोजीशन वैकेंट्स होती हैं, इंटरनल एडवर्टीजमेंट के द्वारा भी उन पदों को भरा जा सकता है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, बिफोर डिस्कसिंग इज रिड्यूस्ड टाइम टू हायर, आप लोग, क्योंकि अगर आपको नए कर्मचारियों को भर्ती करना पड़ता है जो ऑलरेडी आपकी संस्था के नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको विज्ञापन देना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू पास करते हुए उनको एट लास्ट में सिलेक्शन रिसीव होता है या वो उस पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने वर्तमान कर्मचारियों यानी एट ए प्रेजेंट एम्प्लॉइज के लिए आप लोग ऐसा कर पा रहे हैं, तो आपके लिए टाइम जो है वो सेविंग होता है। नंबर एक, आपको बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती, और नंबर टू, आप लोगों को ये पता होता है कि आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उनको आपने किस लेवल की ट्रेनिंग दे रखी है, किस लेवल की ट्रेनिंग आपने नहीं दे रखी। तो उस हिसाब से आप जो ट्रेनिंग है, जो डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन टेस्ट है वो ऑर्गेनाइज करवा सकते हो कॉस्टलेस। इट मींस दैट कि आप लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, कि बड़े पैमाने पर आप लोगों को एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ऑर्गेनाइज नहीं करवाने होते, तो इससे जो आपकी लागत होती है, जो कॉस्ट होती है, कम से कम रिडक्शन पॉइंट पे रहती है। स्ट्रेंथ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, इट मीन्स दैट कि आप क्या, जब एट ए प्रेजेंट एम्प्लॉय, जब उनको ये एहसास होता है, इस बात की वो फीलिंग लेते हैं कि उनकी प्रमोशन की जा सकती है किसी भी काम को करने के लिए, या बिजनेस अगर वो अच्छे से काम करते हैं, मेरिट बेस्ड, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ मेरिट बेस्ड जो प्रमोशन होता है, तो उनको पता होता है कि अगर वो अच्छे से किसी काम को परफॉर्म करते हैं तो उनकी प्रमोशन पॉसिबिलिटी है। तो इससे एक अपनेपन की जो भावना होती है
किसी भी बिजनेस कोऑपरेटिव फीलिंग जिसको हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। और एक आता है लिमिट योर पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। इट मींस दैट कि आपके यहाँ पे आपको पता है कि आपके कितने कर्मचारी आपकी संस्था में काम करते हैं। यू नो वेरी वेल दैट बिहेवियर, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में, उनकी जो परफॉर्मेंस के बारे में, तो बहुत सारी बातों के आपको नॉलेज होता है। तो आपके पास एक लिमिट पूल है और उसमें से आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। सो इट्स वेरी इजी टू सिलेक्ट यू द बेस्ट वन फ्रॉम द लेस नंबर ऑफ द पीपल, बट देयर इज सो मेनी लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके अलावा बहुत सारी कमियां भी इसके अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले, यंग पीपल विद द नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव आइडिया डोंट गेट द चांस। क्योंकि जो एट प्रेजेंट में आपके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी एक लिमिट है, सोच का दायरा बन जाता है काम करते टाइम में। सो नई मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जब तक वो इन चीजों की ट्रेनिंग नहीं लेते या उन चीजों को वो पढ़ नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं वो एक क्रिएटिविटी की कमी रह जाती है। इसलिए ये माना जाता है कि जो आपकी मार्केट में यंग पीपल्स हैं, जो नया पढ़ लिख के आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ रहे हैं या ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता, तो आपकी संस्था के अंदर यंग पीपल की कमी रह जाती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे आपके एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं, अगर उनको आप प्रमोट करते हो, और क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में तो ऐसा होता है कि हर किसी को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, हर किसी को आप प्रमोट नहीं कर सकते। आपके कुछ कर्मचारी प्रमोट होते हैं, तो ये एक ऐसी भावना होती है जो दूसरे कर्मचारी को जो डोंट गेट द प्रमोशन, उनके अंदर एक इन्फिनिटी और एक जेलसी की भावना कई बार क्रिएट हो जाती है। उनको लगता है कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ। और इसी के साथ जब आप इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फेवरेटिज्म की जो भावना होती है कि दूसरे कर्मचारी का पक्ष लिया गया है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, और जिसका नहीं हुआ वो ये बात सोचता है कि नहीं, मेरा पक्ष नहीं लिया गया। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और अगर इन सारी बातों की वजह से एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑपरेटिवनेस की फीलिंग जो अगर आपकी संस्था के अंदर खराब होती है, तो कहीं ना कहीं आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाता है, और डायरेक्टली इट्स इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय एंड इट्स आल्सो क्रिएट द हर्डल्स टू अचीव योर टारगेट्स। Now let's talking about the sources, external sources of recruitment. First of all, I know very well that it's very common mode of external sources of recruitment, press media. Press media, it means that we are give the information to all through the people. We provide the information to all external sources कि न्यूज़पेपर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोगों को क्या है जानकारी पर देते हैं इस पद की कि हमारे यहाँ कितने प्रकार की वैकेंसी जो है वो ओपन है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हम बताते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। नंबर तीन, हम लोग ये बताते हैं कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करेंगे। और नंबर चार, ये भी बताया जाता है कि आपका क्या एग्रीमेंट होता है और साथ में आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। प्रेस मीडिया के द्वारा, यानी इंटरनेट की फैसिलिटी के द्वारा, ईमेल के थ्रू हम लोग बताते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू हमारी जो है वो विज्ञापन है दिया जाता है। कैंपस इंटरव्यूज, ये जो कैंपस इंटरव्यूज का मेथड है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो एजुकेशनल और टेक्निकल जो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें फॉलो अप किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी कंपनी जो होती हैं वो बाहर से कॉलेज के द्वारा या किसी एजुकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा उन लोगों को इनवाइट किया जाता है। दे विल कम, वो अपना जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो स्टूडेंट के सामने पुट करते हैं, उनको बताते हैं, और उसी प्रोसेस को पूरा करते हुए कैंपस के थ्रू रिक्रूटमेंट जो है वो की जाती है। प्लेसमेंट एजेंसी, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो आमतौर पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में पार्ट ना करके प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो है वो कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक तरफ आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, दूसरी तरफ एक एप्लीकेंट होता है, और नंबर तीन, बीच में एक प्लेसमेंट एजेंसी जो होती है वो एक मीडिएटर का काम करती है। आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितने कर्मचारी की जरूरत होती है, द नंबर ऑफ पीपल, द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द पीपल, इट विल टेल टू द प्लेसमेंट एजेंसी, और प्लेसमेंट एजेंसी जो होती है इट विल डिलीवर टू द दिस इंफॉर्मेशन इन द मार्केट, और जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है दे विल प्रोवाइड द एम्प्लॉय टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय जिनको हम लोग बोलते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी प्रोफेशनल या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिन्होंने अचीव की होती है मिनिमम, वो अपना नाम, अपना पूरा एड्रेस जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज करवा देते हैं, उनको रिकॉर्ड करवा देते हैं। कई बार किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब अचानक से किसी कर्मचारी की जरूरत पड़ती है, तो वो सारा का सारा डाटा जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रिसीव करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रिसीव करने के बाद वो
डिफरेंट टाइप को जो आपके बिजनेस जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे विल कम फॉर द इंटरव्यू। और अगर इफ दे आर एबल टू कंप्लीट ऑल सिलेक्शन प्रोसेस तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू समटाइम बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो अचानक से इंटरव्यू डेट को डिक्लेयर करते हैं कि दिस कंपनी विल कंडक्ट द इंटरव्यू ऑन दिस मई। तो टाइम उसके अंदर होता है और सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं, वो अचानक से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर वो वहां पर चले जाते हैं। जो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्सेज है भर्ती का। ई रिक्रूटमेंट, इट्स वेरी मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स यू कैन से। आजकल जो हम लोग देख भी रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं, तो ई रिक्रूटमेंट भी सोर्सेज है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, naukri.com है, monster.com है, और बहुत सारे लिंक आप लोगों के पास आते होते हैं कि ई रिक्रूटमेंट यानी वाया इंटरनेट या वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हुए जब बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो ऐसे एप्लीकेंट्स को इनवाइट करते हैं अपनी संस्था के अंदर अप्लाई करने के लिए। कॉम्पिटिटर्स, जब हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वी आर एबल टू फॉर्मेट आवर पॉलिसीज, तो हम लोगों को मार्केट के अंदर ये पता होता है कि दूसरी संस्था में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जानकारी इस बारे में हर किसी को होती है। इफ यू थिंक दैट सम एम्प्लॉयज आर वेरी बेस्ट, तो आप लोग उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मे बी यू विल प्रोवाइड द हायर सैलरी, यू विल प्रोवाइड द कंडीशन ऑफ सर्विसेज, आप उनको पहले की बजाय ज्यादा बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट एंड अदर टाइप ऑफ द फैसिलिटी व्हाटएवर दे वांट, जो भी उनको अच्छा लगता है। तो इस केस में भी अगर आप लोग दूसरी संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी जो उनको इनवाइट करते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल सोर्सेज एक भर्ती का माना जाता है। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट टू द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू टैलेंट। सो नए स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉलेजेस से, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज हो, चाहे वो एजुकेशनल कॉलेजेस हो, वहां से जब निकल के आते हैं तो उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू ट्रेनिंग ली होती है या उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया होता है। तो नाउ यू हैव द यंग ब्लड इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो आपके पास एक यंग ब्लड है, आपके पास एक क्रिएटिव माइंड है, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि यंग पीपल की आपके पास एक पूल तैयार हो जाता है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, जब आप लोगों बाहर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो बहुत सारे लोग जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं, वो अप्लाई करते हैं, बहुत सारे जो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय होते हैं। तो आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ द क्वालिफिकेशन वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनका एक डाटाबेस तैयार हो जाता है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट में से बेस्ट का चूज करना, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन योर फ्यूचर टू अचीव योर टारगेट्स। अगली बात, कई बार हमारे पास इंटरनल जब सोर्सेज हम रिक्रूटमेंट के यूज करते हैं तो हमारे पास उस जॉब पे काम करने के लिए एलिजिबल कर्मचारी नहीं होते। इस केस में अगर आपको लगता है कि एट प्रेजेंट योर एम्प्लॉइज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी ऑफ योर हायर पोस्ट, तो इस केस में आप लोगों को जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है वो यूज करना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको बाहर के लोगों को इनवाइट करना पड़ता है उस रिक्रूटमेंट, उस पोस्ट को, उस वैकेंट पोस्ट को फुलफिल करने के लिए। लिमिटेशंस, इसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो आपको लॉस होता है वो एक मोटिवेशन की जो भावना होती है, जो एक अपनेपन की जो फीलिंग्स होती हैं आपके एम्प्लॉइज के अंदर, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी उनको हायर पोस्ट पे वैकेंसी को फिलअप करना पड़ेगा तो बाहर के लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो आप काम करो या आप ज्यादा काम ना करो, इस चीज का आपकी परफॉर्मेंस इज नॉट हेल्पफुल टू प्रमोट यू। सो कई बार ये जो फीलिंग्स होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये जो आपका एम्प्लॉय है प्रेजेंट उसको बेनिफिशियली नहीं रहता। इसी बात में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब आप लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, नंबर एक बात, नंबर दो, यू फॉलो द होल प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन, जिसमें मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके रिटन टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल और बहुत सारे आपको करवाने पड़ते हैं। इसके बाद में जब आप नए रिक्रूटीज को सिलेक्ट कर देते हैं तो उसको ट्रेनिंग का प्रबंध करवाना पड़ता है। तो इसके नए जो कैंडिडेट हैं, इट्स ऑलवेज इंक्रीज योर कॉस्ट, तो आपकी जो लागत है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ जाती है। नंबर एक, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एज वेल एज जो
टाइम मॉनेटरी जो आपको लॉस होता है वो भी होता है, यानी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट इंक्रीज दोनों ही बातें आपकी होती है। और जैसे मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, जब किसी वर्तमान में इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग होती है, आपकी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उसके अंदर ये फीलिंग हो जाती है, क्योंकि दे नो वेरी वेल दैट इफ दे विल प्रमोट, तो उनको कम से कम हमारी जो संस्था है वो एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज करेगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इन्फिनिटी की भावना पैदा हो जाती है। Thank you very much for this, and I hope you understand all concept